Okay, so students, we have 30 participants here, so we can start today's class. So we have completed chapter number 1. It was evolution. Then chapter number 2, we have discussed about the life process in living organism, part 1. So part 1 जो था बहुत ही easy part था, easily understandable था. But जो chapter number 3 है, life process part 3, part 2, it is all about the reproduction, growth, then reproductive health, and उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी अ एक्सप्लोजन फॉर अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर्पस, क्योंकि यहाँ पे जिनकी लार्ज पॉपुलेशन बढ़ने वाली या फिर रिप्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, वहां पे उन ऑर्गेनिज्म में एक्सप्लोजन देखा जाता है, यानी कि उनकी बहुत फास्ट ग्रोथ देखी जाती है. तो ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. ओके, तो आपका जो पेज नंबर 22 है, we have some pictures over here. Okay, these pictures indicate that how a plant can germinate from seed and then it develop into the plantlet, then a tree. Then second जो diagram है, it is all about the animal यानी कि एक bird है और वो भी कौन सा है, hen. और उसके internal जो organ है, जैसे कि reproductive tract है, जैसे कि एक फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो वो उन्होंने दिखाया गया. देन थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो कि there is a one cell, it is divided by any cell division type, and from one cell it divided into two, यानी कि यहाँ पे एक टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है. ये भी एक टाइप की सेल ही है, वो कोई भी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है, बट एक सेल से ही दो सेल बनेंगी. दैट मीन्स फॉर सेल डिवीजन द सेल रिक्वायर्स अ प्री एग्जिस्टिंग सेल जो खुद को डिवाइड करके दो में बट सकती है. तो ये था इस डायग्राम का मीनिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, एक पैराग्राफ है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ. वी हैव स्टडीड इन वेरियस लाइफ प्रोसेस. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में वही देखा कि हमारे पास बहुत टाइप की लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन. ओके, ये सभी के सभी क्या है, लाइफ प्रोसेस है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड ऑल दीज लाइफ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन. ओके, उसमें रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि ये सभी ब्रेन से कंट्रोल होने वाली चीजें. एंड ईच ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. सो फॉर लाइफ प्रोसेस, वन मोर लाइफ प्रोसेस ऑकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस. तो देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे और एक लाइन इन्होंने बताई गई है कि रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, यानी कि पूरी जिंदगी पर तो वो रहेंगे लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. एक ना एक दिन उस ऑर्गेनिज्म की क्या होने वाली, डेथ होने वाली. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. बट एक बात रिप्रोडक्शन कर सकती है, वो है कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को आगे जाके फ्यूचर में वो डेवलप करने की एबिलिटी उनमें आ गई है. यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी प्लांट है जो बहुत सालों पहले था, उसकी सीड्स से जर्मिनेट हुआ, नया प्लांट बना, बट वो प्लांट है नहीं है, कट गया, वो हम लोगों को नहीं पता. सेम है, यहाँ पे कोई बर्ड है. ओके, बर्ड्स की लाइफ भी कम होती है, बट उनके एग से जो नया ऑर्गेनिज्म उससे ही डेवलप होने वाला है सेम स्पीसीज का, वो कंटिन्यू कर सकता है उसकी स्पीसीज को. दैट मीन्स भले ही वो जिंदा न रहे, और उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनिज्म बनने की, वो कंटिन्यू रहेगी विथ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए. व्हाट डू वी डू मीन बाय द मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज.
ये भी हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर में कि कैसे मेंटेन किया जाता है स्पीसीज को, यानी स्पीसीज कोई भी स्पीसीज, ये भी जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है, फिश स्पीसीज है, वो अपने ही तरह के एनिमल को, बर्ड्स को, जो भी है, एम्फीबियंस को किनसे मेंटेन कर पाए, तो ये हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन, पहले ही जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा उसकी ही तरह उसका जेनेटिक मेकअप होगा क्या, उसका डीएनए होगा, तो वो भी देखेंगे कि होगा या नहीं। थर्ड, हु डिटरमाइन द वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट, कौन डिसाइड करेगा कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म फर्क क्या है। लाओ यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन कैसे इसमें मदद करता है एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में, करेगा या नहीं, ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की फर्स्ट टाइप जो है असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स, इसका एक डेफिनेशन भी आपको दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इसको ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप पूरे के पूरे सेंटेंस को। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज आनी चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यू कैन अंडरलाइन इट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नाउ तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट, अभी वेरियस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, कंटिन्यू कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म को, किस स्पीसीज को बचाने के लिए। एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ जो है कि कंपैरिजन कर लेते हैं कि करोड़ों साल पहले या फिर लाखों साल पहले जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी कहाँ पे, प्लानेट अर्थ पे, वो थी डायनासोर्स की, डायनासोर्स। तो डायनासोर्स तो सपोज करो 1 मिलियन ईयर्स अगो थे, बट अभी जो करंट पीरियड चल रहा है, ओके, वो करंट पीरियड में, यानी कि करंट में लिख सकता हूँ यहाँ पे, करंट जो अभी का टाइम है, यहाँ पे बहुत सी स्पीसीज क्या है, जिंदा है, जिसमें प्लांट्स भी है, एनिमल, मैं अभी एनिमल की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सी स्पीसीज है। ओके, डायनासोर्स की ही एज से, यानी जो टाइम पीरियड था डायनासोर्स का 1 मिलियन, उसके ही टाइम पीरियड का एक ऑर्गेनिज्म था जो आज भी एग्जिस्ट करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जिसको हम लोग मगरमच्छ भी बोलते हैं। सो क्रोकोडाइल एंड डायनासोर, इनमें बहुत सी सिमिलरिटी देखी जाती है। तो जो साइंटिस्ट डायनासोर पे स्टडी करते हैं वो क्रोकोडाइल को भी स्टडी करते हैं, जो क्रोकोडाइल की स्टडी करते हैं वो डायनासोर को थोड़ा बहुत लिंक करते हैं। उसी टाइम पीरियड में अब देखो तो बहुत से एनिमल पहले भी थे, बट अभी हम लोग दो ही ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्रोकोडाइल एंड डायनासोर, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप सिर्फ समझो कंसेप्ट को नाउ। और अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से, डायनासोर पूरी धरती पे नहीं है, बट बहुत से कॉन्टिनेंट में आपको क्रोकोडाइल की स्पीसीज दिखी जा सकती है। व्हाई इट इज सो, कोई बताना चाहेगा? हाँ, किसी का अलग आंसर होगा तो बता सकते हैं, है किसी का अलग आंसर? सर वो इवॉल्व हुए होंगे। नहीं, इवोल्यूशन का मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि डायनासोर्स अभी नहीं है, क्रोकोडाइल। रिप्रोडक्शन, क्या बोल रहे हैं? सही है, बोलो बोलो। सर रिप्रोडक्शन वो लोग करते हैं ना, तो उनका स्पीसीज डेड नहीं हुआ। मैं समझा नहीं,
क्या होगा, रिप्रोडक्शन हुआ बट नहीं, सही है, आप सही हो। आपका थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं आंसर, बताइए। सर वो बोल रहा था ना, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, उसके वजह से उनकी स्पीसीज डेड नहीं हुई। नहीं, बट डायनासोर भी लिविंग ही थे ना, रिप्रोडक्शन तो उनमें भी होना चाहिए था। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, ओके, उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन को ही रिपीट कर रहा हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज सपोज करो कि डायनासोर की भी है, क्रोकोडाइल की भी है, सेम टाइम का, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे एग्जिस्ट सिर्फ क्रोकोडाइल कर रहे थे। डायनासोर्स कब के, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी, तो कोई भी डायनासोर्स जिंदा नहीं बचा था उस टाइम पीरियड का। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रोकोडाइल भी एक डायनासोर ही है, तो हाँ, कुछ कुछ उसकी कैरेक्टर, क्योंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे और क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल ही है, बट उनकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे चली, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई तो जिंदा रह गया होगा जो आगे तक उसने रिप्रोडक्शन किया, एग्स बनाए बहुत से, और उनकी स्पीसीज कंटिन्यू रही। डायनासोर में ऐसा कोई बचा ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लियर एग्जिस्टिंग, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ये होना चाहिए। इसलिए सिंपल सा एग्जांपल ये आपको समझाने के लिए कि ये पॉसिबल उनमें ही है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उनमें नहीं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डायनासोर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, कुछ सालों के बाद। ये बहुत से अलग अलग थियरीज है कि डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो गए। रीजन बहुत अलग अलग है, कोई बोल रहे कि उन्होंने अपने आप को ही मार के खा डाला और वैसे एक एक स्पीसीज कम होती गई। कोई बोलते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उल्कापात, उनके ऊपर गिरे और वहां पे उनकी डेथ हो गई। ओके, बहुत से बोलते हैं कि अलग अलग टाइप की कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि भूकंप हुआ, देन वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो एरप्शन हुआ, भूखमरी हुई, इसके वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई कुछ ही सालों में। बट क्रोकोडाइल जो पानी में रहता था, क्योंकि रेप्टाइल्स होने के बावजूद भी वो कहाँ पे रहते थे, पानी में रहते थे, और डायनासोर ज्यादातर लैंड एरिया यानी कि टेरेस्ट्रियल थे। तो जो पानी के ऑर्गेनिज्म थे वो पानी में इजीली अपने फूड को अवेलेबल कर सकते थे, ये भी एक थियरी है। तो जिसकी वजह से उनकी कभी डेथ ही नहीं होगी, तो हुई भी होगी तो उनकी ज्यादा नहीं। पर डायनासोर जल्दी क्या हो गए, लुप्त हो गए दुनिया से। इसका रीजन अलग अलग है, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। समझ में आया अभी क्या हुआ? यस सर। हाँ, नेक्स्ट यस लाइन सर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, तो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल यानी बोल सकते बहुत ही स्लो प्रोसेस। किसका स्लो प्रोसेस? अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का। वो कोई भी हो सकता है, वो फिश हो सकता है, वो एम्फीबियंस हो सकते हैं, वो रेप्टाइल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं लास्ट में। तो भी ह्यूमंस भी आज की तरह ह्यूमंस लाखों साल पहले तो नहीं थे। वो ज्यादातर एनिमल की तरह ही बिहेव करते थे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनके पास खुद का घर भी रहने के लिए नहीं था। फिर भी वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी प्री एग्जिस्टिंग जो भी एंसिस्टर होंगे, उन्होंने उनका रिप्रोडक्शन करवाया था। बट वो एग्जिस्ट कर रहे क्या आज? नहीं, उनकी डेथ कब की हो चुकी। बट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन बींग, कैसे मॉडर्न ह्यूमंस हैं, उनको होमो सेपियन सेपियन बोलते हैं। उनका दूसरा नाम है वाइज मैन या फिर स्मार्ट मैन। रीजन ओके यही है कि उनमें इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन चेंज। इट इज अ चेंज अकर्स इन अ ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट, फॉर रिप्रोडक्शन और एवरीथिंग ऑफ ईच स्पीसीज। हर स्पीसीज में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में हुआ बाकी में नहीं होगा। नेचर का जो पार्ट है, नेचर से जो जुड़ा हुआ है, उस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट यानी कि इवोल्यूशन होता ही है, होगा भी। तो ऐसा समझो कि आज जो जनरेशन यानी हम लोग है, हम लोग ने तो अभी जन्म ले लिया, तो हम लोगों में जो चेंज होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। उनमें जो चेंज होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। दैट मीन्स ये पीढ़ी की तरह पीढ़ी क्या होने वाला है, चलते ही जाने वाला है।
बट आने वाली स्पीसीज उससे भी ज्यादा एडवांस्ड होगी, एडवांस यानी स्मार्टर होगी बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली इन टू टाइप्स। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन की। कौन से? तो जिन ऑर्गेनिज्म में कोई भी कभी भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऐसा बनने का जो प्रोसेस ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्यूशन होना चाहिए मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स का, बट हो नहीं रहा है। सपोज करो यहाँ पे नहीं हो रहा है और फिर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, उस प्रोसेस को असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल गैमेट्स जो है वो क्या हुए, इन्वॉल्व ही नहीं हुए। नाउ सेकंड जो टाइप है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इज सेक्सुअल टाइप का, जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता ही है। बात करते हैं फर्स्ट टाइप के, इट इज असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। The process of the formation of new species by an organism, same species without involvement of gametes। मैं अभी जो बोला, दो अलग अलग स्पीसीज की जरूरत ही नहीं है, एक खुद का एक स्पीसीज ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, उसको ही बोलते असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत ही नहीं है, एक खुद का ही एक ऑर्गेनिज्म खुद की बॉडी को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो असेक्सुअल। यानी कि यहाँ पे नो, अ का मीनिंग यहाँ पे लो, नो, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल। There is a reproduction does not involve a union of two different gametes। यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है दो अलग अलग gametes की, मेल एंड फीमेल ऐसा कुछ ये नहीं है। So the new organism has exact genetic similarity, और इसमें आपको दिखा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है वो उसकी मदर से ही हुआ होगा। सपोज करो कि जो डिवाइड कर रहा है वो मदर बॉडी होगी। वेट स्टूडेंट वेट, खराब है कॉन्ट्रैक्ट माइक चली। okay, so the organism which is dividing itself, खुद को ही जो डिवाइड कर रहा है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि जीन्स होंगे या फिर क्रोमोसोम होंगे या फिर डीएनए होगा। सपोज करो यहाँ पे डीएनए है, ये डीएनए और होने वाले जो रिप्रोडक्शन के बाद होने वाले ऑर्गेनिज्म की जो भी जेनेटिक मटेरियल होगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। यानी कि कभी भी देखो, अगर आपको डीएनए पता होगा, कि मैं डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सपोज तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। डीएनए बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, उनके लिए ही है। डीएनए तो डीएनए ही होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स में जो डीएनए स्ट्रक्चर होंगे उसी की तरह कुछ डीएनए हमारे बॉडी में भी है, बिकॉज वी आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर पेरेंट्स। तो इसमें आपको ये कॉमन बातें दिखाई देंगी। उधर हमारा डीएनए जो होगा, यानी वो हमारे पेरेंट्स की डीएनए से थोड़ा बहुत मैच करेगा, 99 नहीं। क्यों, उसका रीजन बताऊंगा। बट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाले, उनका डीएनए एग्जैक्ट कॉपी होगा, ऐसा समझ लो, क्योंकि उनमें कोई भी टाइप का मेल एंड फीमेल ऐसे गैमेट से बनने वाले डीएनए से उसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वो एग्जैक्टली बॉडी से ही अलग हुआ पार्ट है, इसलिए उसका डीएनए सेम होगा। स्टूडेंट्स वेट, प्लीज प्लीज वेट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। फ्रॉम अपर रीजन यहाँ पे एक बेस आपको दिखने मिलेगी कि डीएनए ऐसा दो में बनता है ऐसा, ओके। बट ये जो दो चीजें हैं इनको स्ट्रैंड्स बोलते हैं, स्ट्रैंड्स। दीज आर नोन एज स्ट्रैंड्स। ये एक स्टैंड है, ये दूसरी स्टैंड है, और ये किससे बनती है? तो जनरली ये फॉस्फेट या फिर फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। इनके बीच में जो ऐसी लैडर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस चार होते हैं, ओके। दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि चार होते हैं। सपोज करो कि अपर रीजन या जो रेड लाइन है, दिस रेड लाइन, ये रेड लाइन जो होती है नाइट्रोजन बेस की होती है। दिस इज नोन एज द थाइमिन। इसका इनिशियल आता है टी, टी फॉर थाइमिन। दूसरा जो येलो ब्लू कलर का लाइनिंग है यहाँ पे, सपोज करो इट इज नोन एज साइटोसिन, इनिशियल इट इज द सी। थर्ड जो नाइट्रोजन बेस है, ओके, येलो कलर से में इंडिकेट कर रहा है, इट इज एडेनिन, एडेनिन। एंड लास्टली ग्रीन जो है, ग्रीन इज ग्वाइनिन। अब बोलेंगे सर क्या बोल रही है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन क्या है क्या? तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं। क्योंकि जो डीएनए बनता है, डीएनए तीन चीजों से, तीन कंपोनेंट से बनता है। पहला जो होता है, ओके, बता देना चाहता हूँ आपको, तो वो होता है फॉस्फेट। ओके, सो इट इज अ फॉस्फेट जो आउटर बैकबोन बना रहे, रेड कलर का जो स्ट्रिप है इसको बोलते हैं स्ट्रैंड। इट इज मेड अप विद अ फॉस्फेट ग्रुप। एंड सेकंड जो चीज बनती है वो है शुगर। इट इज अ पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है, इससे बनता है। एंड लास्टली जो थर्ड कंपोनेंट जो है इसका, इस डीएनए का, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नाइट्रोजन बेस। इसको मैं इनिशियली NNB लिख देता हूँ, तो जगह नहीं है। नाइट्रोजन बेस यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर डीएनए अपोजिट साइड के डीएनए से कनेक्टेड क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन बेस। वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंडेड रहता है कभी भी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि सपोज करो, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे नया स्ट्रक्चर सपोज करो बनाऊं आपके लिए। सो ये है फॉस्फेट का ना, तो ये एक स्टैंड है फॉस्फेट से बना हुआ। देन दूसरा जो है, ये भी फॉस्फेट का ही बैकबोन है, जो सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। नाउ द शुगर, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे शुगर लिख देता हूँ, एस, शुगर का इनिशियल। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो है नाइट्रोजन बेस का, तो नाइट्रोजन के अपोजिट में जो यहाँ पे स्टैंड बना है, ओके, तो जो सेकेंड जो स्टैंड बना हुआ है वो भी नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस से बॉन्डेड रहेगा। एंड लास्टली फॉस्फेट, यानी कि कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा पता है आपको? पहला फॉस्फेट, ये फर्स्ट स्टैंड का बात कर, देन शुगर, पेंटोज शुगर वाली, देन नाइट्रोजन बेस, ओके। उसके अपोजिट में जो भी बॉन्डिंग होगी वो फिर से नाइट्रोजन बेस की होगी, देन शुगर, एंड देन फिर से फॉस्फेट। ये कौन से वाले? ये सेकेंड स्टैंड की बात कर रही है, ये साइड की, दिस वन। इसको थोड़ा अलग कलर से ये करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो ये ब्लू कलर का लाइनिंग है, ये सेकेंड स्टैंड है, तो ये वाला ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया, ओके, आपको समझने के लिए। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? तो कभी भी डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये कभी भी याद रखो। कोई भी आपकी बॉडी में भी अगर डीएनए है, मेरे बॉडी में भी अगर डीएनए है, इट इज बॉन्डेड इन सच लाइक दैट। और ये कभी भी नाइट्रोजन बेस होती है। सपोज करो कि थाइमिन एंड साइटोसिन है, हाँ, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए वन साइडेड, इसको मैं यहाँ पे
ये फॉस्फेट है ना, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है सपोज करो, और यहाँ पे सपोज करो मैं थायमिन ड्रॉ करता हूँ। थायमिन का इनिशियल इट इज अ टी जो है, ओके, इट इज अ थायमिन। देन साइटोसिन, यहाँ पे ऐसे लिखा है एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, आपके समझने के लिए। अभी स्ट्रैंड 2 की अगर बात करें, स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 2 के सामने कभी भी, अभी ये बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन, कि कभी भी सेकेंड स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो कैसे बॉन्डेड रहेगा। तो थायमिन जो होता है ना, कभी भी ये थायमिन जो होता है ये पिरिमिडिन का टाइप है, नाइट्रोजन बेस का टाइप है, दो दो पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। वैसे ही एडेनिन ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेस के टाइप है उसको बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन, तो पिरिमिडिन, प्यूरिन, ये दो टाइप है नाइट्रोजन बेस के, कभी भी याद रखो। और उसके सब टाइप है एडेनिन एंड ग्वानिन। कभी भी क्या कहा देखा जाता है, यानी कि और साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी प्रूव भी किया है कि कभी भी प्यूरिन जो होंगे एडेनिन ग्वानिन, ये कभी भी अपोजिट में रहने वाले नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे नहीं, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड इसलिए बनाना है क्योंकि डीएनए कभी भी अलग अलग नहीं रहता, सेपरेट नहीं रहता, वो कभी भी बॉन्डेड रहता है। इट इज बॉन्डेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बीच में होता है, इट इज अ पिरिमिडिन एंड प्यूरिन के बीच में। अभी हम मुझे बताओ कि अगर प्यूरिन और पिरिमिडिन की बॉन्डिंग है तो कैसे कैसे होगी। थायमिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपके लिए मैं टाइम वेस्ट न करके बता देना चाहता हूँ, थायमिन कभी भी बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। सही है, सही है कि नहीं? यस सर। नहीं, सर अभी भी मैंने अभी तो बताया, प्यूरिन ऑलवेज बॉन्ड विथ प्यूरिन। तो प्यूरिन कौन सा यहाँ पे, ये वाला। तो एडेनिन कभी भी बॉन्ड बनाएगा, सॉरी थायमिन कभी भी बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ। सर ग्वानिन भी आ सकता था ना? क्या, कौन सा? ग्वानिन। ग्वानिन नहीं आएगा क्योंकि उसके पास फ्री पेयर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते, इसकी वजह से। सही है आपका, सही है आंसर, सही यानी कि आपका सजेशन सही है, मगर उसके पास फ्री पेयर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं कर सकता। तो थायमिन के साथ जो फ्री पेयर होते हैं वो एडेनिन का ही रहता है। देन जो यस सर। साइटोसिन होगा उसके पास फ्री पेयर होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे सी के साथ यानी कि साइटोसिन के साथ ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा। अभी मैंने आधी बात तो आपको बता दी है, मुझे अभी बताओ एडेनिन के साथ कौन बॉन्डिंग करेगा। लिखा हुआ है इट इज अ थायमिन। थायमाइन। हाँ, एंड ग्वानिन के साथ सी। कभी भी याद रखो, थायमिन साइटोसिन। के साथ साइटोसाइन। एडेनिन ही बॉन्ड बनाएगा या फिर पेयरिंग करेगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि अपने आप से ही, खुद से ही डिसाइड करना कि मैं इसके साथ सेफ हूँ, परफेक्ट हूँ। तो थायमिन कभी भी एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करेगा एंड ग्वानिन कभी भी साइटोसिन या फिर साइटोसिन ग्वानिन के साथ, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ही हम लोग ने कुछ यहाँ पे बोला हुआ। तो ये एक सेगमेंट है डीएनए का, दिस इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज नथिंग बट डीएनए सेगमेंट। इसको ही बोला जाता है जीन। दिस इज अ जीन। तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है कि कभी भी जो नाइट्रोजन बेस, इन्हीं को सबको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। दिस इज अ नाइट्रोजन बेस। ओके, नाइट्रोजन बेस के दो टाइप है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज अ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन होते हैं थायमिन साइटोसिन बोलो या फिर साइटोसिन थायमिन बोलो, वन एंड द सेम। बट आपको डीएनए कुछ ऐसा ही दिखेगा इन यूकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए होता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में डीएनए नहीं होता, बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी जो नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होगा, इट इज अ डीएनए। बट विदाउट आरएनए भी नहीं चलता। हमारे बॉडी में आरएनए भी होता है। आरएनए के अलग अलग रोल है, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वन बाय वन।
तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड था सिमिलर, ओके। बट जो आरएनए होता है वो कभी भी सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है, सिंगुलर होता है। और कभी भी जो थाइमिन जो होता है ना इसमें डीएनए में, उसका रिप्लेसमेंट आरएनए में यूरेसिल कर देता है। सेम स्ट्रक्चर कुछ अलग नहीं है, एक हाइड्रोजन की साइड में कमी होती है, बट होता तो सिमिलर है। बोल सकते हैं मिथाइल ग्रुप एक कम होता है। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है ना इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल में क्या सिमिलरिटी है, ऑलमोस्ट सेम है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। दिस मिथाइल ग्रुप इज एब्सेंट इन यूरासिल बट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। जो बॉन्डिंग थाइमिन एंड एडेनिन में हो सकती है ये यूरासिल में भी पॉसिबल, या फिर साइटोसिन में जो फ्री OH हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं उसके साथ तो पेयरिंग कर सकता है इजीली। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट बनाते अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और फाइनली ग्वाइनिन भी मॉलिक्यूल है। बट ये सभी मॉलिक्यूल अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हुए डीएनए स्ट्रक्चर बनाने में, जब वो डीएनए सिंथेसिस करेंगे उसको डीएनए रिप्लिकेशन भी बोलते हैं। और आरएनए जो होता है, ओके, ये भी हमारे में प्रेजेंट होता है। बट आरएनए के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए कभी नहीं हो सकता। डीएनए में कभी भी जेनेटिक मटेरियल, इसलिए क्योंकि हम लोगों की सेल ने उसको अडेप्ट कर लिया। वो हमारे एंसेस्टर में भी डीएनए था, तो हमारे बॉडी ने भी उसको अडेप्ट कर लिया, और जिसकी वजह से हम लोगों में भी डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बट आरएनए से भी काम नहीं चलता। आरएनए हम लोगों में बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा कभी भी, इसको देखेंगे हम। और हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है, जब ट्रांसक्रिप्शन चलता है तो डीएनए से आरएनए अलग होता है, और आरएनए जब साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में आता है और वो अलग अलग टाइप की रिएक्शन करवाता है। रिएक्शन का नाम है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तब जाके जो mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा अमीनो एसिड को और बनाएगा एक लंबी चेन, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और फाइनली वो बन जाएगी प्रोटीन। दैट मीन्स हमारे बॉडी में जितनी भी इसेंशियल ऑर्गेनेल्स है, इसेंशियल हार्मोन्स है, इसेंशियल एंजाइम्स जो बनते हैं हमारे बॉडी में, वो सभी के सभी इसी प्रोसेस से बनते हैं, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ओके, तो आज का सेशन समझ में आया होगा आपको सबको, आई होप। ओके, आज का आपका काम है यस सर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार पढ़ लो, ओके। उसके बाद ही आपको आगे का पार्ट समझेगा। जब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझेगा, यानी कि असेक्सुअल का सिंपल मीनिंग था कि, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक सेल है, सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, जिसके पास मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे उसके पास 2 डीएनए, ओके। और इस सेल ने अभी डिसाइड किया कि डिवाइड होना है, खुद को डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड होने के बाद जो 2 सेल बनेंगी, ओके, 2 सेल बनेंगी। और 2 सेल बनने के बाद इसमें भी अगर डिप्लॉयड नेचर वाला प्लॉइडी नंबर है, ये प्लॉइडी नंबर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये क्रोमोसोम का सेट होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के, वैसे ही यहाँ पे सपोज करें बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम नंबर कुछ समझ लो कि हाफ ही हमारे से कम ही है, तो 32 है सपोज करो, एक एग्जाम्पल के लिए 32 है। तो मैं दो ही ड्रॉ किया है, इसे समझ लो। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो जब भी डिवाइड होगी, खुद को जब डिवाइड करके लेगी, तो जितने क्रोमोसोम इस मदर बॉडी में, इसको मदर बॉडी नाम देते हैं, इस मदर सेल बोल सकते हैं, मदर सेल जो बैक्टीरिया की है, वो फाइनली जब डिवाइड कर लेगी सबको, खुद को, तो इसके अंदर क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होना चाहिए, यानी कि 16 होना चाहिए, या फिर मेंटेन रहना चाहिए? सर हाफ होना चाहिए।
हाफ होना चाहिए। ठीक है, और किसी का अलग आंसर है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रही है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, इट इज डिवाइडेड बाय असेक्सुअली। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मदर बॉडी है, मदर सेल है, ये असेक्सुअली डिवाइड हो रही है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मेंटेन रहेगा। इसका जेनेटिक मटेरियल कभी भी कैसा रहेगा? कितना रहेगा? इट इज 32 मेंटेन रहेगा। ये भी डिप्लॉयड ही रहेगी, ये भी डिप्लॉयड ही रहेगी, बिकॉज मदर सेल इज डिप्लॉयड, और इसकी एज इट इज कॉपी इसकी यहाँ पे बन रही है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा है इसके अंदर। इसको सिंपली क्लोन भी बोल सकते हैं। क्लोन यानी कॉपी, ये मदर सेल की तरह ही रहेगी, कुछ अलग नहीं रहेगी। फाइनली इसमें भी जब मैच्योरेशन आएगी, जब डेवलपमेंट होगा, तो ये भी अपने आप को डिवाइड कर लेगी, कभी ना कभी तो करेगी ना। तो इसका भी प्लॉइडी नंबर सेम रहेगा एज अ मदर सेल, क्योंकि इनकी ये मदर सेल है, इनकी ये मदर सेल है। ओके, तो यहाँ पे इनका भी प्लॉइडी नंबर 2n रहेगा, यानी कि 32 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये असेक्सुअल डिवाइड हो रही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है, तो इसका डीएनए कभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा एज अ मदर सेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका आज का होमवर्क है, प्लीज रीड आउट द चैप्टर नंबर 3 ओनली, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल देखेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू।